अमर बेर बाब 31। लाइक अंकल, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, क्या पापा ने वाकई मुझे आपके पास इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजा है? उस रात वो बड़ी संजीदगी के साथ अंकल की स्टडी में उनसे पूछ रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब देने के बजाय बराह रास्त उससे सवाल किया। आप मेरे ख्याल को छोड़ें, क्योंकि मेरा ख्याल जानकर आपको कुछ ज्यादा खुशी नहीं होगी। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। उसके लहजे में इस्तराब था। हाँ, टेस्ट की तैयारी के लिए ही भेजा है। लाइक अंकल दोबारा उस फाइल को देखने में मसरूफ हो गए जो उनके सामने मेज पर खुली पड़ी थी। ये सफेद झूठ है, उसने बड़ी बेखौफी से तबसरा किया। लाइक अंकल ने फाइल बंद कर दी। मुझे सफेद या सियाह कोई भी झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ कि तुमसे झूठ बोलूंगा। वो उमर को घूरने लगे। मुझसे खौफजदा नहीं, मगर पापा से हैं। तुम आखिर मुझसे क्या उगलवाना चाहते हो? वो एकदम जैसे तंग आ गए। सिर्फ ये कि आप मुझे यहाँ रखकर पापा के लिए कौन सी सर्विसेज फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं किसी किस्म की कोई सर्विस फराहम नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहे हैं? तुम्हें जहांगीर ने यहाँ सिर्फ टेस्ट की तैयारी के लिए भिजवाया है, उन्होंने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा। फिर आप मुझे इतने फंक्शंस में क्यों ले जा रहे हैं? उसका लहजा चुपता हुआ था। लाइक अंकल कुछ देर खामोशी से जवाब दिए बगैर उसका चेहरा देखते रहे। उमर ने बात जारी रखी। और उन फंक्शंस में 3-4 फैमिली से बार बार क्यों मिलवा रहे हैं? मैं इसे इत्तेफाक तो नहीं समझ सकता, क्योंकि उन फैमिलीज का रवैया। लाइक अंकल ने एकदम उसकी बात काट दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? उमर ने संजीदगी से उन्हें देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल है। वो फैमिलीज मुझे जिस तरह परख रही हैं, उससे तो सिर्फ ये जाहिर होता है कि वो मुझसे शनासाई बढ़ाना चाहती हैं, कुछ रवाबत और फिर शायद रिश्ते भी। उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। और तुम किसी रिश्ते से इतने खौफजदा क्यों हो? इस बार लाइक अंकल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। यानी मेरा अंदाजा ठीक है? उमर उनकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुआ। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम किसी रिश्ते से इतने खौफजदा क्यों हो? मैं खौफजदा नहीं हूँ। इस बार वो कुछ उखड़े अंदाज में बोला। अगर खौफजदा नहीं हो तो फिर इतनी नॉर्मल सी चीज पर इतना एतराज क्यों है तुम्हें? किस नॉर्मल चीज पर? शादी पर। मैं अपनी शादी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उमर ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम 26 साल के हो, अब तुम्हारी शादी या मंगनी वगैरह हो जानी चाहिए। लाइक अंकल, ये आपका मसला नहीं है, मेरा है, और मेरे मसले मैं खुद ही हैंडल करूं तो बेहतर है। वो इस बार खासी बेरुखी से बोला। जिंदगी में चांसेस से फायदा उठाना सीखो। तुम जानते हो आजकल कौन कौन सी फैमिलीज तुम में इंटरेस्टेड है? जहांगीर मास के बेटे से रिश्ता किसी भी फैमिली के लिए एजाज की बात है, मगर मैं किसी ऑक्शन का हिस्सा बनना नहीं चाहता। न उन फैमिलीज में मुझे कोई दिलचस्पी है। मेरी जिंदगी जिस तरह गुजर रही है, मैं उससे उसी तरह गुजारना चाहता हूँ। उन फैमिली से जुड़ने वाला एक रिश्ता तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है? कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? आप मेरे सामने पापा की फिलॉसफी पेश ना करें। मैं उनके तरीके से जिंदगी गुजारने पर यकीन नहीं रखता। वो एक कामयाब ब्यूरोक्रेट जरूर होंगे, मगर एक बुरे बेटे, बुरे भाई, बुरे शौहर और बुरे बाप भी हैं। और अब वो ये रोल मेरे सर पर थोप देना चाहते हैं। उसने खासी साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम जहांगीर से बहुत ज्यादती कर जाते हो। नहीं, पापा से कोई बुरे से बुरा सलूक भी ज्यादती नहीं कहला सकता। वो इस सब के मुस्तहिक हैं। उसने तंदी से कहा। उमर, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, वहाँ आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम बड़ी एहतियात से उठाना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि हमारा किया जाने वाला हर फैसला हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तुम जहांगीर से नाराज हो सकते हो, मगर तुम उसके खुलूस पर शुबा नहीं कर सकते। वो शख्स वाकई चाहता है कि तुम जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां बहुत तेजी से फलांगो, और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यहाँ सब यही करते हैं। मैंने भी इरफान की मंगनी इसी तरह की एक बड़ी फैमिली में की थी। अब देखो ऐश कर रहा है वो ससुराल वालों की वजह से। जो पोस्टिंग उसे दूसरे साल मिल गई है, उसको पाने के लिए लोग 10-10 साल झक मारते रहते हैं। लाइक अंकल ने अपने सिविल सर्वेंट बेटे का हवाला दिया। मगर मैं शादी नहीं करना चाहता। वो कुछ तंग आ गया। क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाहता। जहांगीर और जारा की डिवोर्स की वजह से? आप जो चाहें समझ लें। जरूरी तो नहीं है कि अगर पेरेंट्स की शादी नाकाम रहे तो बच्चों की भी उतनी ही नाकाम रहे। मुझे पेरेंट्स की शादी की नाकामी से कोई गर्ज नहीं है।
मैं बस अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी लादना नहीं चाहता, और शादी जैसा अहमकाना काम कम से कम इस उम्र में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि शायद किसी भी उम्र में। और हाँ, मैं कल वापस जा रहा हूँ। उमर ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की। लईक अंकल चौंक गए। कल? क्यों? इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? इतनी जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। वैसे भी अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। तुमने जहांगीर को बता दिया है, आप उनको बता दें, मैं बताना नहीं चाहता। मैं दोबारा उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। उसने बड़ी लापरवाही से कहा। साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहते थे वो मुझे, मैं मिल चुका हूँ, दूसरे जरूरी काम भी कर चुका हूँ। अब सिर्फ फंक्शंस अटेंड करने के लिए तो यहाँ नहीं रह सकता। चलो ठीक है, फंक्शंस अटेंड मत करो, वैसे ही रहो। चंद दिन तक समरीन भाभी भी इस्लामाबाद आ रही हैं, उनके आने तक तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। लईक अंकल ने उसे इत्तला दी। क्यों? उनके आने तक मैं क्यों यहाँ रहूं? मेरा उनसे मिलना जरूरी नहीं है। जब मैं उनके साथ उनके घर पर रहा करता था या हॉस्टल से छुट्टियां गुजारने घर आता था तो उन्होंने कभी घर पर मेरा इंतजार नहीं किया। फिर अब उनके साथ ऐसी कौन सी ट्रेजेडी हो गई है कि मैं उनका इंतजार करूं? वो पापा की जिंदगी में खुद भी दूसरी बीवी बनकर आई थी, फिर अब अगर कोई तीसरी बीवी आ गई है तो कौन सी कयामत आ गई है? बर्दाश्त करें, जैसे बहुत से दूसरे लोगों ने उन्हें बर्दाश्त किया था। वैसे भी वो तो पापा को आइडियल मैन कहा करती थी। फिर उन जैसा परफेक्शनिस्ट अब उन्हें अपनी जिंदगी के जिस हिस्से में रखना चाह रहा है वो चुप करके रहे। इतना शोर करने की क्या जरूरत है? उसके लहजे में तलखी थी। उमर, तुम अब जाओ, मुझे इन फाइल्स को देखना है। लईक अंकल ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय बड़ी सर्द मोहरी से सामने पड़ी फाइल पर नजरें जमा ली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, सुबह की फ्लाइट से मैं लाहौर चला जाऊंगा। पापा से आपकी बात हो तो उनको बता दें। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। अलीजा लाउंज में दाखिल होते ही ठिठक गई। उमर नानो के साथ सोफे पर बैठा खुशगप्पियों में मसरूफ था। अलीजा को देखकर वो मुस्कुराया। हेलो अलीजा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप कब आए? वो कंधे से अपना बैग उतारते हुए कुछ आगे बढ़ाई। सुबह आया था, तुम तब कॉलेज जा चुकी थी। उमर ने उसे देखते हुए कहा। बालों का नया स्टाइल। उमर ने सताइशी अंदाज में उसके कंधों पर झूलते हुए बालों को देखते हुए कहा। वो एकदम कुछ गड़बड़ा गई। यार, ये हेयर कट बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। वो कुछ बोल नहीं सकी। क्यों ग्रैनी? अब वो नानो से पूछ रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो एकदम बैग पकड़कर खड़ी हो गई। लाशऊरी तौर पर वो नर्वस होने लगी थी। उमर ने लाउंज से निकलते हुए उसे गौर से देखा, फिर वो नानो के साथ दोबारा बातों में मसरूफ हो गया। अलीसा कुछ परेशान होकर अपने कमरे में आई थी। उमर के इस्लामाबाद जाते हुए वो जितनी उदास और परेशान थी, उसकी वापसी ने भी उसे उतना ही परेशान कर दिया था। उसे उमर का एकदम वापस आ जाना अच्छा नहीं लगा। नाना और नाना से पिछले चंद हफ्तों से जारी अपनी सरगर्मियां छुपाना आसान था, मगर उमर से वो कुछ देर परेशानी के आलम में बेड पर बैठी रही। फिर खासी बेदिली के आलम में उसने कपड़े तब्दील किए। आज भी उसे ब्रिटिश काउंसिल में जुल्करनैन से मिलना था, और अब उमर को देखकर उसे अपना प्रोग्राम गारत होता नजर आ रहा था, क्योंकि उमर यकीनन उसके साथ गुफ्तगू के लिए उसे घर पर रहने पर मजबूर करता। दोपहर का खाना उसने उमर और नानो के साथ खाया था। उमर खाने की मेज पर मुसलसल चहक रहा था। अलीजा ने इस्लामाबाद जाते हुए उसके चेहरे पर अफसुर्दगी और तनाव की जो कैफियत देखी थी, वो अब यकसर मफकूद थी। वो नानो को इस्लामाबाद में लईक अंकल के घर वालों के हालात वाकयात सुनाने में मसरूफ था, और अलीजा ये सोच रही थी कि वो नानो से उसके सामने ब्रिटिश काउंसिल जाने की इजाजत कैसे ले। खाना खाने के बाद एकदम उमर उठकर चंद लम्हों के लिए अपने कमरे में आ गया, और अलीजा ने मौका गनीमत जानते हुए नानो से ब्रिटिश काउंसिल जाने की इजाजत ले ली। नानो ने उसे जल्द वापस आने की ताकीद की। डोंट वरी नानो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो बहुत मसरूर होकर अपने कमरे में चली गई। बैग लेकर जब वो वापस लाउंज में आई तो उसने उमर को एक बार फिर नानो के पास पाया। अलीजा उसे नजरअंदाज करते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि उसने उमर को खड़े होते और नानो को अपना नाम पुकारते देखा। अलीजा रुको, उमर भी तुम्हारे साथ जा रहा है। वो गड़बड़ा गई। मेरे साथ? हाँ, तुम ब्रिटिश काउंसिल जा रही हो? मैंने सोचा मैं भी एक चक्कर वहाँ का लगा आऊं, काफी अरसा हो गया है। इस बार उमर ने उसके करीब आते हुए कहा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ भी समझ नहीं पाई कि उसे क्या कहना चाहिए। मगर मुझे तो वहाँ काफी देर रहना है, उसने जैसे बहाना गढ़ने की कोशिश की।
कोई बात नहीं, जितनी देर चाहो रहना, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करना, उमर ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अलीसा एकदम परेशान हो गई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि उमर इस तरह उसके साथ ब्रिटिश काउंसिल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ जुल्करनैन उसका इंतजार कर रहा था और उमर के साथ जाकर वो उससे तो नहीं मिल सकती थी और उसे ब्रिटिश काउंसिल में जुल्करनैन से मिलने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो शशोपंज के आलम में उमर का मुंह देख रही थी और उमर शायद उसके तासुरात पर हैरान था। क्यों अलीसा, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? उमर ने फौरन अंदाजा लगा लिया। अलीसा एकदम गड़बड़ाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो उसकी समझ में नहीं आया वो अपने पसोपेश को क्या नाम दे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। उमर ने उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर बाहर का रुख किया। अलीसा कुछ देर खामोशी से उसकी पुश्त को घूरती रही, फिर बेदिली से उसके पीछे बाहर पोर्च में आ गई। वो अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोल रहा था। अलीसा को घबराहट होने लगी। वो अब ब्रिटिश काउंसिल किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वहाँ जुल्करनैन उसे देखते ही उसकी तरफ आ जाता और वो उमर के सामने उससे मिलना नहीं चाहती थी। उलझे हुए जहन के साथ वो दरवाजा बंद करते हुए सीट पर बैठ गई। तुम मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गई अलीसा? उमर ने गेट से गाड़ी सड़क पर लाते हुए मुस्कुरा कर कहा। चंद लम्हों के लिए वो सुर्ख हुई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद पर काबू पाया। क्यों अलीसा? वो जवाब चाह रहा था। पता नहीं, उसने बादल नखास्ता कहा। नहीं यार, वाकई बहुत खूबसूरत हो गई हो। हेयर कट चेंज हो गया है, चेहरे पर भी खासी रौनक है। बात क्या है अलीसा? वो शायद उसे छेड़ रहा था, मगर अलीसा के माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। क्या उमर को कोई शक हो गया है? उसने घबरा कर सोचा। मगर ये कैसे हो सकता है? उसे यहाँ आए चंद घंटे ही तो हुए हैं और अभी तो मेरी उससे बाकायदा बात भी नहीं हुई। फिर उसे जुल्करनैन के बारे में कुछ पता कैसे चल सकता है? वो बेचैन होने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके मुसलसल सवालों पर जिद हो गई। क्यों, तबीयत को क्या हो गया है? वो कुछ हैरान हुआ। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। प्लीज आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, वो एकदम बुलंद आवाज में बोली। उमर ने हैरानी से उसे देखा। वो बहुत नाराज नजर आ रही थी। उसके मूड में अचानक होने वाली तब्दीली उसके लिए हैरान कुन थी। अलीसा से मजीद कोई सवाल पूछे बगैर वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। ब्रिटिश काउंसिल के अंदर उमर के साथ दाखिल होते हुए वो बेतहाशा घबराई हुई थी। तुम्हें कौन सी बुक्स लेनी है? उमर ने अपने वॉलेट में से कार्ड निकालते हुए कहा। मुझे कोई बुक्स नहीं लेनी, मुझे सिर्फ बुक्स देखनी है, उसने नजरें मिलाए बगैर कहा। अच्छा, बहरहाल मैं ब्रिटिश हिस्ट्री पर 1-2 किताबें लेना चाह रहा हूँ। अब तुम चाहो तो मेरे साथ रहो या फिर आधे घंटे तक मैं एग्जिट पर आ जाऊंगा, तुम भी तब तक वहां आ जाना, उमर ने प्रोग्राम सीट करते हुए कहा। अलीसा ने फौरन सर हिला दिया। ठीक है, मैं तब तक आ जाऊंगी। उमर अपने मतलूबा सेक्शन की तरफ चला गया। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो शेल्फ्स के पीछे ओझल नहीं हो गया। उसकी घबराहट में एकदम जैसे कमी आ गई थी। उसे खुशी थी कि वो एक बार फिर जुल्करनैन से मिल सकती है। जब उसे तसल्ली हो गई कि उमर दोबारा किसी काम के लिए भी वापस उसकी तरफ नहीं आएगा, तो वो उस हिस्से की तरफ बढ़ आई जहाँ जुल्करनैन से उसकी मुलाकात होती थी। हमेशा की तरह जुल्करनैन वहाँ मौजूद था। आज पहली बार तुम देर से आई हो, जुल्करनैन ने उसे देखते ही घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए कहा। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए देर हो गई। वो कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? जुल्करनैन ने इस्तफसार किया। नानो ने मेरे कजन को मेरे साथ भेज दिया है, उसने हल्की आवाज में कहा। क्या? जुल्करनैन एकदम घबराया। कजन को भेज दिया है? कहाँ है वो? तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? मैं खुद नहीं लाई हूँ, नानो ने जबरदस्ती भिजवाया है। दरअसल उसे भी ब्रिटिश काउंसिल में कोई काम था, तो नानो ने उसे मेरे साथ भिजवा दिया। वो बताने लगी। अब वो कहाँ है? वो अपनी बुक्स देख रहा है। तुमने उसे मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया? जुल्करनैन घबराया हुआ था। नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो अलीसा। अगर कजिन साथ आया था तो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था, मगर क्यों? तुम मेरा इंतजार करते रहते। और फिर उमर ने कहा है कि वो आध घंटे के बाद मुझे मिलेगा, और अगर वो आध घंटे से पहले ही यहाँ आ गया और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? मैंने उसे बताया ही नहीं कि मैं किस सेक्शन में जा रही हूँ। ये लाइब्रेरी है,
यहाँ किसी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जरूरी नहीं वो तुम्हें ढूंढने के लिए ही इस तरफ आए, वो किसी भी काम से इधर आ सकता है। मुझे इसका ख्याल नहीं आया। अलीजा कुछ परेशान हुई। बहरहाल अब मैं जा रहा हूँ और तुम आइंदा मोहतात रहना। अगर साथ कजन या कोई भी हो तो फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत किया करो। मैं ना खुद किसी परेशानी में पड़ना चाहता हूँ, ना ही तुम्हें किसी परेशानी में डालना चाहता हूँ। जुल्करनैन खड़ा हो गया। मगर फिर तुम इंतजार करते रहोगे? नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। जब भी तुम इस तरह लेट हो जाओगी मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा है, और फिर मैं तुम्हारा इंतजार करने के बजाय चला जाया करूंगा। वो खुदा हाफिज कहते हुए वहाँ से चला गया। अलीजा बेहद मायूस और दिल गिरफ्तगी के आलम में उसे जाता देखती रही। उसे उमर पर बेतहाशा गुस्सा आया था। सिर्फ उसकी वजह से जुल्करनैन को इस तरह वहाँ से जाना पड़ा था। क्या था अगर वो इस तरह मेरे साथ आने की जिद ना करता? कम से कम जुल्करनैन को इस तरह परेशान होकर जाना तो ना पड़ता। वो उस वक्त उमर की वजह से जुल्करनैन को होने वाली परेशानी के अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी। अब आगे क्या होगा? अगर उमर ने दोबारा मेरे साथ ब्रिटिश काउंसिल आने के लिए इसरार किया तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या मुझे जुल्करनैन के साथ मुलाकात की जगह बदल लेनी चाहिए? वो जैसे किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वापसी पर उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था और उमर ने उसका सामना होते ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था। चलो अलीसा, मैं तुम्हें कॉफी पिलवाता हूँ, उसने अलीसा का बिगड़ा हुआ मूड बहाल करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे कॉफी नहीं पीनी, उसने उखड़े अंदाज में कहा। फिर क्या खाना है या क्या पीना, तुम खुद बता दो, वो उसे बच्चे की तरह बहलाते हुए पूछ रहा था। मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप बस घर चलें, उसने बेरुखी से कहा। मगर यार, मैं तो कुछ खाना पीना चाह रहा हूँ, आखिर इतने हफ्ते के बाद लाहौर आया हूँ। मुझे घर छोड़ दें, उसके बाद आप जो चाहे करें। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये तो मैं जान चुका हूँ कि तुम्हें मेरा साथ आना अच्छा नहीं लगा, मगर मैं सिर्फ उसकी वजह के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इस बारे में मेरी मदद कर सकती हो? वो एकदम संजीदा हो गया। वो जवाब देने के बजाय खामोश रही। अलीसा, तुमसे ये किसने कह दिया है कि तुम खामोशी में बहुत खूबसूरत लगती हो? उमर ने अपने लहजे को एक बार फिर शगुफ्ता करने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा सुर्ख हुआ, फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उमर कुछ देर खामोशी से उसे देखते हुए जैसे किसी अंदाजे पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। फिर उसने अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते हो क्या कह रहे हो? नानो के पैरों तले से जमीन निकल गई। बेगम साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ। अलीजा बीबी को ढूंढने में ही तो देर हुई है, ड्राइवर नानो से कह रहा था। उमर ने लाउंज में दाखिल होते हुए उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी। वो नानो के चेहरे के तासुरात देखकर चौंका था। वो अब बेताबी के आलम में सोफे से खड़ी हो गई थी। क्या हुआ ग्रैनी, खैरियत तो है? उसने मामले की नौयत समझने की कोशिश की। अलीजा कॉलेज में नहीं है, उन्होंने फाक चेहरे के साथ कहा। क्या? उमर भी एकदम संजीदा हो गया। अलीजा कॉलेज में नहीं है, ड्राइवर उसका इंतजार करके थक कर आ गया है। नानो अब रूहानसी होने लगी थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। उमर ने नानो को तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, वो कभी किसी दोस्त की तरफ मुझे बताए बगैर नहीं जाती, खास तौर पर कॉलेज से। और उसकी दोस्त है भी कौन? शहला। ड्राइवर कह रहा है कि चौकीदार ने अंदर मौजूद लड़कियों से अलीजा के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि वो आज कॉलेज ही नहीं आई। क्या? कॉलेज नहीं गई? उमर हक्का बक्का रह गया। अगर वो कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई है? नानो अब बड़बड़ा रही थी। ये कैसे हो सकता है कि अलीजा कॉलेज ना गई हो? वो वहीं होगी, ड्राइवर को गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है लड़कियों ने किसी दूसरी अलीजा के बारे में कहा हो। उमर एकदम ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा हो गया। नहीं जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। चौकीदार को अलीजा बीबी का पता है। पहले भी कई बार मैं उसी के ही जरिए अलीजा बीबी को बुलवाता हूँ, फिर आज गलतफहमी कैसे हो सकती है? वैसे भी कॉलेज तो बिल्कुल खाली हो चुका था, तो सिर्फ चंद लड़कियां ही रह गई थीं। अगर अलीजा बीबी वहाँ होती तो अब तक गेट पर ही मौजूद होती। ड्राइवर ने कुछ घबराए हुए अंदाज में वजाहत देने की कोशिश की। ग्रैनी, आप जरा शहला को फोन करें, हो सकता है वो उसके घर हो, उमर ने नानो से कहा। उमर अब कुछ परेशान नजर आने लगा। नानो कुछ बौखलाई हुई फोन के पास गई और उन्होंने रिसीवर उठाकर कॉल मिलानी शुरू कर दी। फोन शहला की मम्मी ने उठाया। नानो ने उनकी आवाज सुनते ही उनसे शहला के बारे में पूछा। शहला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं गई। इस वक्त भी वो अपने कमरे में सो रही है, शहला की मम्मी ने कहा,
और नानो की घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। मजीद कुछ कहे सुने बगैर उन्होंने फोन रख दिया। शैलो तो आज कॉलेज गई ही नहीं, उन्होंने कांपती आवाज में उमर से कहा। हो सकता है अलीजा किसी और फ्रेंड के साथ चली गई हो। नहीं, उसकी और कोई ऐसी दोस्त नहीं है जिसके साथ वो इस तरह बगैर बताए चली जाए। वो तो शहरा के घर भी मुझे बताए बगैर नहीं जाती। सिद्दीक, तुम मुझे कॉलेज लेकर चलो, मैं खुद वहाँ देखती हूँ आखिर वो जा कहाँ सकती है। नानो एकदम खड़ी हो गई। नहीं ग्रैनी, आप यहीं रहें, मैं जाता हूँ। उमर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका था। नहीं, मुझे भी साथ जाना है। आपके साथ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप घर पर ही रहें, मैं खुद कॉलेज जाता हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो वहीं होगी। उमर बात करते करते नानो का जवाब सुने बगैर बाहर निकल आया। ड्राइवर सिद्दीक भी उसके पीछे आया था। होश में आकर उमर ने गाड़ी की चाबी उससे ले ली। मुझे अकेले ही जाना है, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर लूंगा, उसने ड्राइवर से कहा और फिर गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। वो जब से इस्लामाबाद से वापस आया था, अलीजा का रवैया उसे उलझन में डाल रहा था। वो मुसलसल उसकी जिंदगी में शामिल होने वाली इस नई सरगर्मी के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था जिसने अलीजा में इतनी नुमायां तब्दीलियां कर दी थी। और ये अंदाजा वो बहुत पहले लगा चुका था कि अलीजा की दोस्ती किसी लड़के से है, मगर वो हैरान था कि नानो को इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ, जबकि उन्होंने हमेशा अलीजा पर कड़ी नजर रखी थी। खुद उमर के लिए किसी लड़के से दोस्ती ना तो कोई खिलाफ मामूल बात थी और ना ही कोई गैर मामूली चीज, और ना ही उसे इस बात पर कोई एतराज हुआ था। उसका ख्याल था कि अलीजा को लोगों से राब्ते और ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। उसकी शख्सियत में मौजूद बहुत सी खामियां इसी तरह दूर हो सकती थी, मगर जिस तरह अलीजा सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, इससे उमर को ये भी अंदाजा हो गया था कि अलीजा का उस लड़के से ताल्लुक सिर्फ दोस्ती की हद तक नहीं था, वो उसमें दूसरे अंदाज में दिलचस्पी ले रही थी। उसे इस चीज पर भी एतराज हुआ था, ना तजस्सुस, क्योंकि वो उसे भी एक बहुत ही नेचुरल चीज समझ रहा था। मगर अब वो जिस सूरत हाल का सामना कर रहा था उसने उसे वाकई परेशान कर दिया था। अलीजा का इस तरह कॉलेज से गायब होना, उसे तवक्को नहीं थी कि अलीजा इस तरह की हरकत कर सकती थी। जिस वक्त नानो शहला के घर फोन कर रही थी, उस वक्त वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ हो सकती है। एक बात का उसे यकीन था कि वो इस तरह अचानक किसी के साथ हमेशा के लिए कहीं नहीं जा सकती थी, मगर फिर वो कहाँ गई थी। तभी उसके जहन में बेख्तियार एक ख्याल आया था, हो सकता है वो उस लड़के के साथ ही कहीं गई हो और अभी तक कॉलेज ना पहुंच पाई हो, और हो सकता है कि इस वक्त वो कॉलेज पहुंच चुकी हो और यकीनन वो पूरी तरह हवास बाख्ता होगी, उसने सोचा। और यही वजह थी कि नानो के इसरार के बावजूद उसने उन्हें साथ नहीं लिया। कॉलेज वाकई खाली हो चुका था। चौकीदार ने उसे भी वही बताया था जो वो ड्राइवर को बता चुका था। चौकीदार से गुफ्तगू करने के बाद उमर वापस आकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उसे गाड़ी में बैठे 10 मिनट हुए थे जब उसने कॉलेज के गेट से कुछ फासले पर एक गाड़ी को रुकते हुए और फ्रंट सीट से अलीजा को उतरते देखा। बेख्तियार उसने एक पुरसुकून सांस लिया। गाड़ी स्टार्ट करके वो अलीजा की तरफ ले आया जो तेज कदमों से कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ रही थी। अलीजा ने गाड़ी और उमर दोनों को देख लिया था और उमर दूर से भी उसके चेहरे की फाक होती हुई रंगत को देख सकता था। वो सड़क पर ही रुक गई थी। उमर ने उसके करीब गाड़ी खड़ी की और कुछ कहे बगैर फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। अलीजा भी उसी खामोशी के साथ अंदर बैठ गई थी। सड़क पर नजरें जमाए वो ड्राइविंग कर रहा था। अलीजा को ना देखने के बावजूद वो उसकी कैफियत से वाकिफ था और उसे उस पर तरस भी आया था। वो बहुत बुरी तरह पकड़ी गई थी और अब वो इस खौफ से दो चार थी कि उमर घर जाकर नानो को सब कुछ बता देगा, जबकि उमर ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं रखता था। गाड़ी सीधी घर ले जाने के बजाय उसने एक मार्केट में ले जाकर रोक दी। अलीजा ने उसे गाड़ी से निकलते देखा। उसकी घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। वो कुछ देर बाद हाथ में जूस के 2 पैक लिए वापस आता दिखाई दिया। अलीजा उसे गाड़ी की तरफ आता देखती रही। बड़े इत्मीनान के आलम में वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठा और उसने जूस का 1 पैक अलीजा की तरफ बढ़ा दिया। वो हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही। तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, उसने उमर की नर्म आवाज सुनी थी। मुझे जरूरत नहीं है, अलीजा ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद जरूरत पड़ेगी जब ग्रैनी के पास जाओगी। बेहतर है इसे पी लो और अपने नर्व्स पर काबू रखो।
चेहरे पर इन तासुरात के साथ ग्रैनी के सामने झूठ नहीं बोल पाओगी, बोलोगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगी। अलीजा ने बेइख्तियार सर उठाकर उसे देखा, फिर मजीद कुछ कहे बगैर उसने उमर के हाथ से जूस का पैक पकड़ लिया। उमर ने उसके हाथ में कपकपाहट देखी थी। जूस पकड़ाते हुए उसने एक बार फिर अलीजा के चेहरे पर नजर दौड़ाई और पुरसुकून अंदाज में कहा, इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम कोई कत्ल करके नहीं आई हो कि तुम्हें इस तरह लरसना पड़े। बंदे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हर बड़ा कदम उठाने के बाद कांपने के बजाय सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहे। तुम में भी ये हिम्मत होनी चाहिए अलीजा, वो जूस पीते हुए कह रहा था। अलीजा के हलक में जूस अटकने लगा। उमर अब मोबाइल निकाल रहा था। मैं ग्रैनी से बात करने लगा हूँ, उन्हें तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ। तुम तब तक ये तय कर लो कि तुम्हें उनसे क्या कहना है, मगर उनसे बात करते हुए अपनी आवाज और नर्वसनेस पर काबू रखना, घबराना मत। वो उसको इस तरह हिदायत दे रहा था जैसे जुल्करनैन के बजाय वो खुद उसे अपने साथ लेकर गया था। अलीजा को यूं लगा जैसे वो जमीन से धंसने लगी हो। वो जूस पीते हुए मोबाइल पर घर का नंबर डायल कर रहा था। फोन हस्बे तवक्को नानो ने ही उठाया था। शायद वो तब से फोन के पास ही बैठी थी। हेलो ग्रैनी, मैं उमर बोल रहा हूँ। अलीजा को कुछ पता चला? नानो ने उसकी आवाज सुनते ही पूछा। हाँ ग्रैनी, ना सिर्फ पता चला है बल्कि मेरे साथ गाड़ी में बैठी है। हम वापस घर आ रहे हैं। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है। उमर ने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान पुरसुकून रखते हुए कहा। ओह खुदाया, तेरा शुक्र है। वो कहाँ थी? नानो ने बेइख्तियार पुरसुकून का सांस लेते हुए अगला सवाल किया। वो कॉलेज में ही थी। अलीजा उमर का चेहरा देखकर रह गई, जो बड़ी रवानी से झूठ बोल रहा था। अंदर ही कुछ क्लास फेलोज के साथ बैठी हुई थी। उसके किसी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी थी। उसे छुट्टी के वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं हुआ। जब वो गेट पर आई तब तक सिद्दीक चौकीदार से उसके बारे में पूछकर जा चुका था। अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो वो यहाँ परेशान बैठी थी। घर भी उसने 2-3 बार फोन किया मगर फोन एंगेज मिल रहा था। मेरा ख्याल है उसने उसी वक्त फोन किया होगा जब आप शहला की मम्मी से बात कर रही थी, मगर चौकीदार तो कह रहा था कि वो सुबह कॉलेज आए ही नहीं। नानो के लहजे में अब तशवीश के बजाय गुस्सा था। हाँ, मैंने चौकीदार से पूछा था, वो शर्मिंदा हो गया। वो किसी दूसरी अलीजा की बात कर रहा था और उसे वाकई ये पता नहीं था कि अंदर लड़कियां किसी पार्टी में मसरूफ हैं। वो झूठ पर झूठ बोलने में मसरूफ था। तुम अलीजा से मेरी बात करवाओ, नानो ने कुछ सोचते हुए कहा। उमर ने मोबाइल अलीजा की तरफ बढ़ा दिया। ग्रैनी से बात कर लो। अलीजा ने कुछ नर्वस होकर मोबाइल हाथ में लिया। लापरवाही की हद कर दी है तुमने। मोबाइल पर हेलो कहते ही उसने दूसरी तरफ से नानो को कहते सुना। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर सकती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी है मुझे। नानो उसकी बात सुने बगैर मुसलसल बोल रही थी और उस वक्त अलीजा को इसी में अपनी आफियत महसूस हो रही थी कि वो चुपचाप उनकी झड़कियां खाती रहे। वजाहतें पेश करने से उस वक्त ये काम बहरहाल बेहतर था। वो डूबते डूबते बच गई थी। नानो कुछ देर इसी काम में मसरूफ रही, फिर उन्होंने जल्दी घर आने का कहकर फोन बंद कर दिया। उमर तब तक गाड़ी को दोबारा सड़क पर ला चुका था। अलीजा ने मोबाइल बंद करने के बाद उसकी तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। कुछ देर पहले अगर वो खौफज़दा थी तो इस वक्त वो बेहद शर्मिंदा थी। उमर ने अगरचे उसे नानो के सामने किसी जवाबदही से बचा लिया था, मगर खुद उसकी खामोशी उसे चुभ रही थी। क्या ये मुझसे वाकई कुछ भी पूछना नहीं चाहता? क्या ये मुझसे नाराज है? ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है? ये अब मुझे अच्छी लड़की तो नहीं समझ रहा होगा। बहुत से सवाल उसे यके बाद दीगरे बेचैन कर रहे थे। दूसरी तरफ उमर उसी लापरवाही और बेनियाजी से गाड़ी चलाने में मसरूफ था। वो अब ये सोचने में मसरूफ थी क्या उससे खुद उमर को मुखातिब कर लेना चाहिए, और ये ऐसा काम था जो वो खुद करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि क्या उमर वाकई उससे कुछ पूछना नहीं चाहता था। क्या उसे वाकई कोई तजस्सुस नहीं है कि मैं कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी, और उसने नानो से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला है? क्या ये वाकई मेरी इतनी परवाह करता है कि मुझे हर नुकसान से बचाना चाहता है, या फिर ये मुझ पर एहसान करके? वो अब उसकी खामोशी से उलझने लगी। क्या ये वो वाकई नानो नाना से ये बात छुपाए रखेगा कि मैं किसी लड़के के साथ गई थी, या फिर ये मेरे सामने एक ड्रामा कर रहा है?
वो सोच रही थी और उसके पछतावे में इजाफा होता जा रहा था। मुझे जुल्करनैन के साथ नहीं जाना चाहिए था, तो आज कम से कम मैं इस तरह उमर से नजरें ना चुरा रही होती, वो सोच रही थी। आज पहली बार जुल्करनैन के इसरार पर उसके साथ गई थी, वरना इससे पहले उसकी जुल्करनैन से मुलाकातें सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल और 1-2 जगहों तक ही महदूद थी। वो उन जगहों पर जाती, जुल्करनैन पहले से वहां मौजूद होता, दोनों कुछ देर वहां बैठकर बातें करते रहते और फिर वापस चले आते। मगर उमर के आने की वजह से उसका ब्रिटिश काउंसिल का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। वो कोशिश के बावजूद जुल्करनैन से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि नानो हर जगह उमर को उसके साथ भेजने की कोशिश करती। खुद उमर भी बड़ी खुशी से उसके साथ चलने पर आमादा रहता, और ये चीज अलीजा को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। शायद ये इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से था कि जब जुल्करनैन ने उससे कॉलेज से अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो ज्यादा देर तक इनकार नहीं कर सकी थी। ड्राइवर ने सुबह उसे कॉलेज उतारा था और वो ड्राइवर के जाने तक कॉलेज के गेट के अंदर नहीं गई थी, और जब ड्राइवर चला गया तो वो गेट से कुछ फासले पर खड़ी जुल्करनैन की गाड़ी की तरफ गई थी, जिसे वो कॉलेज आते हुए देख चुकी थी। और फिर वो दोनों सारा दिन जगह जगह घूमते रहे थे। जुल्करनैन ने उससे वादा किया था कि वो कॉलेज की छुट्टी होने के वक्त उसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप कर देगा और वहां से वो अपने घर चली जाएगी। मगर जुल्करनैन के साथ फिरते हुए उसे वक्त गुजरने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, और जिस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे लंच करते हुए उसे ये ख्याल आया, उस वक्त कॉलेज को बंद हुए बहुत देर हो चुकी थी, और तब सही मायनों में अलीजा के हाथों के तोते उड़ गए थे। इसके बरक्स जुल्करनैन बिल्कुल खौफजदा नहीं था, बल्कि वो उसे भी तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी तसल्लियों ने उस पर कोई ज्यादा असर नहीं किया था। कॉलेज पहुंचते पहुंचते 3:30 बज चुके थे, और रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई थी जब अलीजा ने उमर की गाड़ी को कॉलेज के गेट पर कुछ फासले पर देखा था। उसने जुल्करनैन को उस वक्त वहां उमर की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था, मगर उसका जिस्म तब तक कांपना शुरू हो चुका था। उसे तवक्को थी कि उमर के साथ नानो भी वहां होंगी, और शायद वो उस वक्त कॉलेज के अंदर होंगी। मगर बाद में उमर को अकेला वहां देखकर उसे कुछ हैरत हुई, और उमर के अब तक के रवैये ने उस हैरत में बतदरीज इजाफा ही किया था। वो अपने कमरे में एक किताब पढ़ने में मसरूफ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। उमर ने किताब से नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और उमर ने अलीजा को अंदर आते देखा। उमर वॉल क्लॉक को देखते हुए कुछ हैरान हुआ। रात के इस वक्त अलीजा का वहां आना खासा हैरान कुन था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसने अंदर आकर पूछा। नॉट एट ऑल, आओ बैठो। उमर ने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए कहा। वो कुछ सोचते हुए कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई। उमर उसका चेहरा देखने लगा। वो अब कारपेट पर नजरें जमाए बैठी थी। कोई परेशानी है? उमर ने उसे मुसलसल खामोश देखकर गुफ्तगू शुरू करने में उसकी मदद की। नहीं, उसने उसी तरह कारपेट पर नजरें जमाए कुछ सोचते हुए कहा। चंद लम्हे कमरे में खामोशी रही, फिर अलीजा ने खामोशी को तोड़ा। आप मुझे रात के इस वक्त यहाँ देखकर हैरान हुए होंगे। नहीं, इस बार उमर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। अलीजा ने बेख्तियार सर उठाकर उसे देखा। वो बेहद पुरसुकून नजर आ रहा था। तुम अगर ये सोचकर परेशान हो रही हो कि मैं ग्रैनी को तुम्हारे बारे में कुछ बता दूंगा तो बेफिक्र हो जाओ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अलीजा ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो खुद ही उस मौजू पर आ गया था। आप मुझसे पूछेंगे नहीं? उसने कुछ झिझकते हुए कहा। मसलन क्या? उमर अब भी उसी तरह पुरसुकून था। आज के वाक़े के बारे में? उसने कुछ लड़खड़ाते हुए कहा। नहीं, उसने इत्मीनान से कहा। क्यों? वो बेचैन हुई। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो चाहे करो। उमर के लहजे में लापरवाही थी और अलीजा को ये ला ताल्लुकी अच्छी नहीं लगी। आप वाकई मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे? उसे अभी भी जैसे उमर की बात पर यकीन नहीं आया था। नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम अगर कुछ बताना चाहती हो तो ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। कि आपको मेरी हरकत बुरी नहीं लगी? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी मुझे दूसरों के कामों में फतवे देने का कोई शौक नहीं है। उसने बड़ी साफ गोई का मुजाहिरा किया। फिर आपने नानो से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला?
تمہیں بچانے کے لیے. اور آپ مجھے بچانا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم میری دوست اور کزن ہو. دوستوں کے لیے میں اکثر جھوٹ بولتا رہتا ہوں. وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا. آپ کو مجھ سے کچھ تو پوچھنا چاہیے. مثلاً کیا؟ یہی کہ میں کہاں گئی تھی. تم کہاں گئی تھی علیزہ؟ عمر نے اسی کے انداز میں اس کا سوال دہرا دیا. وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا ذوالقرنین کے ساتھ. اور یہ ذوالقرنین کون ہے؟ اس بار عمر نے اگلا سوال خود ہی کیا تھا. میرا فرینڈ ہے. کب سے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ اور یہ شخص کرتا کیا ہے؟ تقریباً 1.5 ماہ ہوا ہے. میڈیکل کالج میں ہے. تمہاری دوستی کیسے ہوئی؟ وہ اب آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ اگلوا رہا تھا. علیزہ نے اسے ذوالقرنین کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات کے بارے میں بتا دیا. تم اس سے اکثر ملتی ہو؟ اکثر تو نہیں مگر ملتی ہوں، اس نے اعتراف کیا. اسی طرح کالج سے غائب ہو کر؟ نہیں، آج پہلی بار کالج سے گئی تھی، ورنہ پہلے تو کبھی نہیں گئی. ہم برٹش کاؤنسل میں ملتے ہیں. اور آج کہاں گئی تھی؟ ہم سارا دن پھرتے رہے بہت ساری جگہوں پر. عمر کچھ دیر خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا. ذوالقرنین صرف دوست ہی ہے نا؟ کوئی رومانٹک انوالومنٹ؟ علیزہ کا چہرہ سرخ ہوا. صرف دوستی نہیں ہے، مدھم آواز میں اس نے کہا. ٹھیک ہے، دوستی نہیں ہے، محبت ہے. مگر کیا صرف تمہاری طرف سے ہے یا پھر ذوالقرنین بھی اسی طرح کے خیالات رکھتا ہے؟ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے. تو پھر کیا پروگرام ہے تم دونوں کا؟ اس نے پروپوز کیا تمہیں؟ کچھ شادی وغیرہ کا ارادہ ہے؟ پروپوز نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ پسند کرتا ہے اور سیریس ہے تو اسے کر دینا چاہیے. علیزہ نے سر جھکا لیا. یا پھر تم پروپوز کر دو. اس نے عمر کی بات پر حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا. میں پروپوز کروں؟ ہاں، تم کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی ایسی حیران ہونے والی بات تو نہیں ہے، مگر میں تو یہ کبھی نہیں کر سکتی. تم جانتی ہو علیزہ، تم کو یہ افیئر افورڈ نہیں کر سکتی. آج نہیں تو کل گرانی کو تمہارے اور ذوالقرنین کے بارے میں پتہ چل ہی جائے گا، تو ان کا ریاکشن کیا ہوگا اس کا اندازہ تم اچھی طرح کر سکتی ہو. وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا. اگر وہ اچھا بندہ ہے تو اسے سیدھی طرح سے گرانی سے ملواؤ یا پھر مجھ سے ملوا دو. میں بات کرتا ہوں اس سے. علیزہ چونکی. میں آپ سے ملواؤں؟ ہاں، کیوں؟ تم ملوانا نہیں چاہتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا. تو پھر ٹھیک ہے، تم ذوالقرنین سے بات کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کیسا بندہ ہے وہ. عمر کا لہجہ اب شگفتہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، میں اس کو آپ سے ملوا دوں گی، اور اس سے ملنے کے بعد میں گرانی سے خود اس کے بارے میں بات کر لوں گا. عمر نے جیسے اسے یقین دہانی کروائی. وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی. آپ مجھے برا تو نہیں سمجھتے؟ کچھ دیر بعد عمر نے علیزہ کو سر جھکائے کہتے سنا. نہیں، میں تمہیں برا کیوں سمجھوں گا؟ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. کالج سے جانا بھی غلط نہیں ہے. وہ اس سے پتہ نہیں کس چیز کی یقین دہانی کروانا چاہ رہی تھی. تم سچ سننا چاہتی ہو یا جھوٹ؟ عمر سنجیدہ ہو گیا. سچ. تو پھر اس طرح جانا واقعی غلط ہے. میں کوئی کنزرویٹو بندہ تو نہیں ہوں، مگر اپنی فیملی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں بھی. تم میچور نہیں ہو، ٹین ایج میں ہو. ٹین ایج میں ہر چیز تھرلنگ لگتی ہے، مگر یہاں اس سوسائٹی میں ایسے ایڈونچرز خاصے مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں. ذوالقرنین اچھا ہے یا برا میں نہیں جانتا، مگر تم ابھی لوگوں کو پرکھنا نہیں جانتی. تمہارا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں محتاط رہو تو خاصا بہتر ہے. وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی. ذوالقرنین ایسا نہیں ہے، اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا. تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے دو بدو کہا. ہی از ڈفرنٹ. عمر بے اختیار ہنسا. یہ اس نے تم سے کہا یا تم نے خود سے سوچا؟ ہی از ریئلی ڈفرنٹ. علیزہ نے جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کی. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. فنگر پرنٹ سے لے کر جینز تک کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. عمر نے بڑی لاپرواہی سے کہا. وہ اندر سے مختلف ہے. علیزہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. تم اس کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ اوہ، آئی سی. وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے اپنی ڈائسیکشن کر کے تمہیں اپنا اندر دکھایا ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا. علیزہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا. وہ واقعی ایک مختلف مرد ہے. وہ اب بھی اپنی بات پر مصر رہی. What a typical statement.
عمر ایک بار پھر ہنسا. ڈفرنٹ مین. کوئی مرد مختلف نہیں ہوتا مائی ڈیئر کزن. کم از کم گرل فرینڈز کے معاملے میں کوئی مختلف نہیں ہوتا. ہر ایک کی سوچ اور محسوسات ایک جیسے ہوتے ہیں. میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں. علیزہ کو اس کی بات پر شوق لگا. اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ ریئلسٹک ہو جاؤ. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں کوئی مختلف نہیں ہوتا. بعض لوگ جو ہمیں بظاہر مختلف لگتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ عذاب لاتے ہیں. تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے معمولی اور عام سے ہوتے ہیں اور شاید بے قیمت بھی. بلکہ بعض دفعہ وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے قیمت ثابت ہوتے ہیں. وہ بات کرتے کرتے سنجیدہ ہو گیا. ذوالقرنین ایسا نہیں ہے. اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے سر اٹھا کر بڑے اعتماد سے کہا, میری خواہش ہے واقعی ایسا ہی ہو. عمر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. وہ حسب معمول رات کے وقت نانو اور نانا کے سو جانے کے بعد لاؤنج میں آئی. ہمیشہ کی طرح لائٹ آن کیے بغیر صرف کوریڈور میں روشن 0 پاور کے بلب اور باہر پورچ کی کھڑکیوں سے آنے والی دھندلی روشنی میں صوفے پر بیٹھ کر ذوالقرنین کو کال کرنا شروع کیا. کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ رابطہ قائم ہوتے ہی ذوالقرنین نے پہلا سوال کیا. وہ بھی علیزہ کو کالج چھوڑتے ہوئے عمر کی گاڑی میں علیزہ کو بیٹھتے دیکھ چکا تھا. نہیں, کچھ نہیں ہوا. عمر نے نانو سے جھوٹ بول دیا. اس نے کہا کہ میں اندر کالج میں ہی تھی. چوکیدار کو غلط فہمی ہو گئی تھی. نانو نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا. اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو نانو سے بچنا آج بہت مشکل ہو گیا تھا. وہ بے حد غصے میں تھی. اس نے دھیمی آواز میں کہا, تم خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتی رہتی ہو. میں تم سے کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا. ذوالقرنین نے جواباً خاصی لاپرواہی سے کہا. مگر عمر نہ ہوتا یا وہ جھوٹ نہ بولتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ نانو کو نہیں جانتے. علیزہ نے کہا, میں آئندہ اس طرح کالج سے کبھی نہیں جاؤں گی. تم بہت بزدل ہو علیزہ. ذوالقرنین نے اس کی بات کے جواب میں کہا. وہ خاموش رہی. تمہاری نانو آخر کیا کر سکتی ہیں؟ جان سے تو نہیں مار سکتی ہیں. پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا. اگر ان کو پتا چل جاتا تو تم اپنی نانو سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ذوالقرنین نے کچھ الجھ کر کہا. ڈرتی نہیں ہوں, میں ان کے پاس رہتی ہوں. میں ہر کام میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی. اینی یہ سب چھوڑو, کوئی اور بات کرتے ہیں. یہ تمہارا کزن عمر خاص مہربان ہے تم پر. اس نے تمہارے لیے تمہاری نانو سے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاں وہ اچھا ہے, ویری کیئرنگ. علیزہ نے کچھ خوش ہو کر کہا. سب کے لیے یا صرف تمہارے لیے؟ وہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہیں سکی. مطلب؟ کچھ نہیں, ایسے ہی کہہ رہا تھا. آج کل ایسے کزنز کہاں ملتے ہیں. واقعی اچھا ہے تمہارا کزن. ذوالقرنین نے فوراً بات بدل دی. عمر آپ سے ملنا چاہتا ہے. علیزہ کو کچھ دیر پہلے عمر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو یاد آ گئی. کیا؟ ذوالقرنین جیسے اس کی بات پر بری طرح بتکا. وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. علیزہ نے اپنی بات دہرائی. کیوں؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں, یہ میں نہیں جانتی. بس اس نے کہا تھا کہ میں اسے آپ سے ملوا دوں. علیزہ نے دانستہ جھوٹ بولا. مگر میں اس سے ملنا نہیں چاہتا. ذوالقرنین نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا. کیوں؟ علیزہ کو جیسے دھچکا لگا. میں اس سے مل کر کیا کروں گا جب میں اسے جانتا ہی نہیں؟ وہ میرا کزن ہے. علیزہ نے جتانے کی کوشش کی. مگر وہ میرا کزن نہیں ہے. اس سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ میں اس سے مل کر کیا بات کروں گا؟ ہو سکتا ہے اسے آپ سے کوئی ضروری بات کرنا ہو. کیا ضروری بات کرنی ہے؟ اس بار ذوالقرنین کا لہجہ خاصا تیکھا تھا. علیزہ کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی. تو بس ٹھیک ہے, پھر اسے مجھ سے ملوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں. میں نے تمہیں عمر کے ساتھ ملاقات کا شیڈیول طے کرنے کے لیے فون نہیں کیا. ذوالقرنین کی آواز میں اکتاہٹ تھی. علیزہ نے کچھ بے دلی کے ساتھ موضوع بدل دیا. اسے ذوالقرنین کی عمر سے ملاقات سے انکار پر حیرت ہو رہی تھی. کچھ دیر دونوں بات کرتے رہے. پھر خلاف توقع ذوالقرنین نے جلد ہی فون بند کر دیا. تم نے ذوالقرنین سے بات کی؟ اس واقعے سے تقریباً 1 ہفتے کے بعد عمر نے ایک شام اس سے پوچھا. ہاں. پھر؟ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا. علیزہ نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا. کیوں؟ عمر کو بہت حیرت نہیں ہوئی. یہ مجھے نہیں پتا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس سے کیا بات کرنی ہے. تم نے اسے نہیں بتایا؟ نہیں, مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا.
اس نے کچھ ندامت سے کہا، مگر بات تو اس سے کرنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ میں کیا کروں؟ وہ ملنا نہیں چاہتا تو میں اسے مجبور کیسے کر سکتی ہوں؟ علیزہ نے بے چارگی سے کہا، اگر وہ تمہارے بارے میں واقعی سیریس ہے تو اسے مجھ سے ملنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ عمر اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ علیزہ، کیا وہ تمہارے بارے میں واقعی سیریس ہے؟ ہاں، میں نے آپ سے کہا ہے نا وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ علیزہ نے عمر کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ عمر کچھ دیر خاموش رہا۔ اگلی بار تم اس سے کہاں مل رہی ہو؟ علیزہ بلش ہوئی۔ کہیں بھی نہیں، اب میں اس سے نہیں ملوں گی۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے ملو اور اس بار میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مگر وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اسے پہلے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے کہوں گا کہ میں تمہیں چھوڑنے آیا ہوں اور پھر اس سے کچھ بات چیت ہوگی۔ عمر نے جیسے مسئلے کا حل نکال لیا۔ لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا تو؟ علیزہ کو فکر ہونے لگی۔ ناراض کس بات پر ہوگا؟ اس طرح آپ سے ملوانے پر؟ تم نے خود کہا ہے وہ ایک مختلف آدمی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر وہ تمہارے بارے میں واقعی سنجیدہ ہے تو ناراض نہیں ہوگا، اور میں اس سے لڑنے تو نہیں جا رہا۔ اچھے ماحول میں بیٹھ کر اس سے کچھ اچھی اچھی باتیں ہوں گی، اس میں خفگی کہاں سے آ جاتی ہے؟ عمر اسے مطمئن کر رہا تھا۔ علیزہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے ملوا دیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ تم اسے کہاں بلواؤ گی؟ برٹش کاؤنسل؟ اس نے کہا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو میرے ساتھ برٹش کاؤنسل جانے پر اس لیے اعتراض ہوا تھا؟ وہاں ذوالقرنین صاحب سے ملاقات ہوتی ہوگی۔ علیزہ اس کی بات پر خجل ہو گئی۔ بہرحال تم برٹش کاؤنسل کے بجائے اسے کسی پارک میں بلواؤ، عمر نے جگہ طے کرتے ہوئے کہا، یا پھر کسی ریسٹورانٹ میں۔ تیسرے دن وہ عمر کے ساتھ ایک پارک کی پارکنگ میں موجود تھی۔ کار سے اترتے ہوئے وہ نروس ہو رہی تھی۔ اس نے ذوالقرنین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ آج عمر کو بھی ساتھ لا رہی ہے، اور اب وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں ذوالقرنین اس کی بات پر ناراض نہ ہو جائے۔ ذوالقرنین پارک کے اندر مخصوص بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمر کے ساتھ چلتے ہوئے علیزہ نے اسے دور سے ہی کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شاید اس نے علیزہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور نہ صرف علیزہ کو بلکہ اس کے ساتھ آتے ہوئے عمر کو بھی، اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے ذوالقرنین کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور ناگواری کے تاثرات دیکھے تھے۔ ہیلو، میں عمر ہوں، آپ یقیناً ذوالقرنین ہیں۔ عمر نے اس کے پاس پہنچ کر نہایت دوستانہ انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ذوالقرنین نے کسی مسکراہٹ کے بغیر اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ سے ملنے کا خاصا شوق تھا مجھے، علیزہ کافی تعریف کرتی رہتی ہے آپ کی۔ عمر اس کی سرد مہری سے متاثر ہوئے بغیر بولا، میں نے سوچا مجھے بھی ملنا چاہیے آپ سے، مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میں علیزہ کا کزن ہوں۔ ذوالقرنین اب بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے علیزہ کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور حیران کن تھی کہ اسے اپنے اوسان پر قابو پانے میں وقت لگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ ذوالقرنین نے بالآخر عمر سے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا خشک تھا۔ بس ایسے ہی کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے۔ کیا باتیں کرنی تھی؟ اس طرح کھڑے کھڑے کیا بات ہو سکتی ہے؟ آرام سے بیٹھتے ہیں، کوئی ایسی بھی خاص بات نہیں ہے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، کچھ کام ہے۔ یہ تو علیزہ نے اصرار کیا تو میں یہاں ملنے کے لیے آ گیا، ورنہ آج میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے عمر سے کہا، آپ کو جو بات کرنی ہے وہ جلدی کریں۔ عمر نے ذوالقرنین کو خاصی گہری نظروں سے دیکھا۔ ذوالقرنین کو اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ علیزہ کو کب سے جانتے ہو؟ اس نے ذوالقرنین سے پوچھا۔ یہ بات تو آپ علیزہ سے بھی پوچھ سکتے تھے۔ کیا صرف اتنی سی بات جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ نہیں، جاننا تو کافی کچھ ہے، یہ تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ 1.5 ماہ ہوا ہے۔ ذوالقرنین پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ علیزہ بتا رہی تھی آپ دونوں کی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس بار ذوالقرنین نے خاصے غور سے علیزہ اور عمر کو باری باری دیکھا۔ ہو سکتا ہے علیزہ نے ایسا محسوس کیا ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ کی کافی دوستی ہے علیزہ کے ساتھ؟ ہاں ہے، اکثر ملتے رہتے ہیں۔ اکثر؟ یوں ہی کبھی کبھار ملتے ہیں۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوستی کس سلسلے میں ہے؟ کیا آپ علیزہ کے بارے میں سیریس ہیں؟ سیریس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے۔ واٹ؟ شادی؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ علیزہ کا رنگ فک ہو گیا۔ عمر اسی پرسکون انداز میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ذوالقرنین اب ناراض نظر آ رہا تھا۔ شادی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر یہ دوستی کس سلسلے میں ہے؟
हर दोस्ती शादी के लिए तो नहीं होती, तो फिर किस लिए होती है? वक्त गुजारने के लिए। यू कैन से दैट। जुल्करनैन ने कंधे उचकाते हुए खासी लापरवाही से कहा। तो फिर तुम्हें अलीसा से ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, या ये कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? मैंने अलीसा से ऐसा कुछ नहीं कहा। जुल्करनैन ने ढिठाई से झूठ बोला। अलीसा ने बेयकीनी से उसे देखा। आपने मुझसे कहा था जुल्करनैन? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने अलीसा की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी से कहा। वो शौक के आलम में जुल्करनैन को देखने लगी। ये वो जुल्करनैन नहीं था जिसे वो पिछले 1 माह से जानती थी। वो बिल्कुल बदल चुका था। तो तुम्हें अलीसा में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही तुम मुझसे शादी का कोई इरादा रखते हो। तो फिर तुम मिलते किस मकसद के लिए हो? साथ क्यों ले लेकर फिरते हो? मैं नहीं, वो मेरे साथ फिरती है। वो मिलने आती है मुझसे। उमर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखता रहा। और जहाँ तक साथ फिरने का ताल्लुक है, तो साथ तो तुम भी लिए फिरते हो उसे। फिर तुम क्यों शादी नहीं कर लेते उससे? अपनी मुसीबत दूसरों के सर पर क्यों डालना चाहते हो? जुल्करनैन के लहजे में तमस्खुर था। अलीसा खौफ के आलम में उसका चेहरा देखती रही। क्या जुल्करनैन मेरे बारे में इस तरह से सोचता है? मुझे नहीं पता ये तुमसे क्या कहती है या बताती रही है, मगर मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि उससे मोहब्बत या शादी का वादा करूँ। अगर उसे खुद ही मेरे बारे में कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मगर इस तरह अगर कोई कज़न को पकड़ लाए इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए, तो मैं कम से कम वो बंदा नहीं हूँ जो इस तरह फंस जाए। इस जैसी 1000 लड़कियों के साथ मेल जोल है मेरा। सबके साथ शादी कर लूं क्या? उसके लहजे में तज़हीक थी। मुझे तुमसे मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई है जुल्करनैन, क्योंकि तुम मेरी तवक्कुआत पर बिल्कुल पूरा उतरे हो। मैं जितने घटिया आदमी से मिलने का सोच कर आया था, तुम मुझसे ज्यादा घटिया निकले हो। बहरहाल, दोबारा तुमने अगर कभी अलीसा को फोन किया या उससे मिलने की कोशिश की, तो मिलने से पहले वसीयत कराना, क्योंकि फिर तुम दोबारा वापस नहीं जा सकोगे। आओ अलीसा। उमर ने उसी तरह पुरसुकून अंदाज में उससे बात करने के बाद अलीसा का हाथ पकड़ लिया और वापस मुड़ गया। अपने पीछे उसे जुल्करनैन का एक तंजिया कहकहा सुनाई दिया। वो उसे साथ लेकर पार्किंग में आ गया। गाड़ी में बैठकर उसने पहली बार अलीसा के चेहरे को गौर से देखा। वो बिल्कुल जर्द थी। उमर उसकी कैफियत का अंदाजा लगा सकता था। वो जानता था उसे शौक लगा है। वो ये भी जानता था कि उसे जुल्करनैन के मुंह से कही जाने वाली किसी बात पर यकीन नहीं आया होगा, और उमर को उस वक्त उससे हमदर्दी भी महसूस हो रही थी। कार स्टार्ट करने के बजाय उसने अलीसा की तरफ मुड़कर उससे कहा, किसी भी चीज को सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में ये सब कुछ होता रहता है। एक्सपीरियंस इज द अदर नेम ऑफ आवर मिस्टेक्स, सो टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। अलीसा ने उमर को देखने की कोशिश नहीं की। वो विंड स्क्रीन से बाहर पार्किंग में नजर आने वाली गाड़ियों को देखती रही। ये तो बहुत मामूली सी चीज है। जिंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। इस सब को भूल जाओ। वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा, तो तुम्हें भी परेशान या शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उमर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। वो अब भी खामोश थी। वो घर तक पूरा रास्ता उससे बातें करता रहा, उसे चेयरअप करने की कोशिश करता रहा। वो उसकी बातें सुनती रही, मगर उसने एक बार भी उसकी बातों के जवाब में कुछ कहा, ना ही उसे देखने की कोशिश की। वो बेतासुर चेहरे के साथ कार से बाहर देखती रही। उमर उसे घर पर ड्रॉप करने के बाद फिर गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। उसे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी और फिर उसे कायदे आज़म लाइब्रेरी जाना था। शॉपिंग के दौरान और बाद में लाइब्रेरी में भी उसके जहन पर अलीसा ही सवार रही थी। वो जानता था वो इतनी मैच्योर और समझदार नहीं थी कि हर चीज को फौरी तौर पर जहन से झटक देती। वो सोच रहा था वापसी पर वो रात को फिर कुछ वक्त उसके साथ गुजारेगा। चंद दिन लगेंगे, मगर वो नॉर्मल हो जाएगी। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। शाम 7 बजे वो वापस घर आ गया। नानो लाउंज में फोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो उनके पास ही बैठ गया। वो फोन बंद करने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसने उनसे अलीसा के बारे में पूछा। वो तब से अपने कमरे में है जब से तुम छोड़कर गए हो, उन्होंने इत्तला दी। उमर भी उठकर अपने कमरे में आ गया। अगला 1-1.5 घंटा उसने अपने कमरे में अपने कुछ काम करते हुए गुजारा। 8:30 के करीब वो खाना खाने के लिए लाउंज में आया। हाथ सामा खाना लगा रहा था और नानो किचन में थी।
ग्रैंडपा अभी तक वापस नहीं आए? उमर ने किचन में पानी पीते हुए कहा। वो आए थे लेकिन दोबारा चले गए। आज किसी डिनर में इनवाइटेड थे, नानो ने उसे बताया। वो उनके साथ बातें करता हुआ डाइनिंग रूम में चला गया। मुरीद, अलीजा को बुला लाओ, नानो ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए खान सामा से कहा। आज तो शाम की चाय भी नहीं ली उसने। उसकी तबीयत खराब थी कुछ, शायद इसलिए। उमर ने झूठ बोला। नानो ने चौंक कर उसे देखा। अच्छा, मुझे तो उसने नहीं बताया। बताती तो मैं उसे कोई मेडिसिन ही दे देती। वो परेशान नहीं करना चाह रही होगी, हो सकता है सो गई हो। उमर ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। चंद मिनट बाद खानसामा डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। अलीजा बीबी दरवाजा नहीं खोल रही। मैंने बहुत दफा दस्तक दी है, आवाजें भी दी हैं, उसने नानो से कहा। मैं खुद देखती हूँ, कहीं ज्यादा ही तो तबीयत खराब नहीं हो गई। नानो उठकर चली गई। उमर वहीं बैठा सोचता रहा। उसने खाना शुरू नहीं किया। वो नानो की वापसी का इंतजार कर रहा था। अगले कई मिनट नानो की वापसी नहीं हुई। फिर अचानक उसने घर के अंदर दरवाजा बार बार बजाने की बुलंद आवाज और नानो को बुलंद आवाज में अलीजा का नाम पुकारते सुना। वो बेख्तियार डाइनिंग रूम से निकल आया। क्या बात है नानो? वो कॉरिडोर में आ गया। उमर, अलीजा दरवाजा नहीं खोल रही, ना ही अंदर से कोई जवाब दे रही है। इतनी गहरी नींद तो वो कभी नहीं सोती। नानो बेहद परेशान नजर आ रही थी। उमर की छठी हिस्स अचानक उसे किसी खतरे से खबरदार करने लगी थी। उसने आगे बढ़कर खुद दरवाजे को 2-3 बार बजाया और अलीजा का नाम पुकारा। अंदर से अब भी कोई आवाज नहीं आई थी। इस कमरे की कोई चाबी है आपके पास? उमर ने मुड़कर नानो से कहा। चंद मिनट में नानो चाबियां ले आई थी। उमर ने उनके हाथ से की रिंग लिया और दरवाजा खोलने लगा। चंद सेकंड्स में लॉक खुल गया था। उमर ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उमर ने बर्क रफ्तारी से दीवार पर स्विच बोर्ड को ढूंढकर लाइट ऑन की। अलीजा बेड पर कंबल लिए लेटी हुई थी। उमर तेजी से उसकी तरफ गया और एक बार फिर उसका नाम पुकारा। वो अब भी वैसे ही बेहिस्सो हरकत थी। एक लम्हे के लिए उमर का सांस रुक गया। क्या हुआ है इसे? उसे अपनी पुश्त पर नानो की आवाज सुनाई दी। उमर ने अलीजा के माथे पर हाथ रखा। उसका जिस्म ठंडा था। ग्रैनी, ड्राइवर को कहें गाड़ी निकाले, प्लीज जल्दी करें, अलीजा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अपनी आवाज पर काबू पाते हुए उसने पीछे पलटकर नानो से कहा। नानो कुछ ना समझते हुए वापस पलट गई। उमर अब उसकी नब्ज ढूंढने में मसरूफ था। उसका पूरा वजूद जैसे किसी तूफान की जद में आया हुआ था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे क्यों ख्याल नहीं आया कि वो ये सब कुछ भी कर सकती है?